Okay guys, now let's come toward the another concept related to thyroid hormone कि who regulates the thyroid hormone synthesis. So regulator, regulation. Okay, याद रखें हमारा thyroid gland जो है it is regulated by our hypothalamus. hypothalamus हाइपोथैलेमस हमारे थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, रेगुलेट करता है। हाउ, याद रखें ये हाइपोथैलेमस इट रिलीजिंग सब्सटेंस नोन एज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस थायरोट्रोपिन यानी TRH एक्टिवेट्स आवर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को TRH एक्टिवेट करता है। जब हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए, दिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Hypothalamus release a substance TRH to activate anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland produce TSH और जब TSH रिलीज हो जाए, this TSH activates what? Activates थायराइड ग्लैंड। ये TSH थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। जब हमारे पास थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए, याद रखें इट प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स, इट प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स विच आर T3 एंड T4। सो याद रखें T3 T4 की सिंथेसिस कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। किस तरह, बाय रिलीजिंग TRH, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेटेड, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज TSH टू एक्टिवेट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस T3 एंड T4। याद रखें ये जो TSH है, TSH ये क्या काम करता है, नंबर 1 ये हमारे पास इंक्रीज करता है वास्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड की वास्कुलरिटी को इंक्रीज करता है। दूसरा TSH क्या काम करता है, इट इंक्रीज आयोडाइड ट्रैपिंग, ये आयोडाइड ट्रैपिंग इंक्रीज करता है। और तीसरा ये हमारे पास काम करता है इंक्रीज थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देखें इन दो में ये जो T3 है इट इज द इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, ये T3 क्या करता है, दिस T3 goes all the way back to inhibit TSH। ये T3 क्या करता है, वापस जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है और इस TSH को क्या करता है, इनहिबिट करता है। दूसरा ये T3 वापस जाके हाइपोथैलेमस पे भी काम करके TRH को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, सो याद रखें T3 इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर, सो देखिए कितने ज्यादा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हम एग्जांपल्स अभी पढ़ रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर था होमियोस्टेसिस, उसमें हमने बात की थी अबाउट द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर अप टू दिस? ओके, नाउ रिमेंबर गाइस, ये T3 एंड T4 यानी जो थायराइड हार्मोन्स है, ये जब हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं, सो दे विल डू एक्शंस। एम आई राइट? दे विल परफॉर्म एक्शंस। ये एक्शन करेगा,
जो जिस काम के लिए इसको प्रोड्यूस किया गया है ये जाके वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज है, वो ये है कि एक्शन करने के लिए T3 को क्या चाहिए, दे रिक्वायर्ड रिसेप्टर्स। अगर T3 चाहता है कि वो कोई एक्शन करे तो उस एक्शन के लिए इसने क्या करना है, एक रिसेप्टर ढूंढना है जिस रिसेप्टर के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। अब देखें, लेट मी टेल यू द रिसेप्टर्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स। रिसेप्टर्स कि कौन से रिसेप्टर्स पे ये काम करते हैं। एक्शन तो हम पढ़ेंगे बट पहले रिसेप्टर्स, ठीक है। याद रखें, थायराइड हार्मोन को सेल के अंदर जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन फॉर मूवमेंट ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, दे आर नंबर 1 MCT और दूसरा है हमारे पास OATP। ये दो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में जो थायराइड हार्मोन्स को इनसाइड द सेल लेके जाते हैं, ठीक है। MCT का फुल फॉर्म है मोनो कार्बोक्सिलेज ट्रांसपोर्टर और OATP का मतलब है ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो जब ये हमारे पास, फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ अ सेल हेयर, टारगेट सेल है ये फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस टारगेट सेल में अगर T3 T4 जाते हैं कि ये कहां जाए, इसके अंदर जाए, टारगेटेड सेल के अंदर। सो ये हमारे पास इसके लिए स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं इन द सेल, सॉरी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन विच इज MCT और OATP, ठीक है। ये दो ट्रांसपोर्टर्स T3 T4 को इनसाइड द सेल लेके जाते हैं, ठीक है। जब ये T3 T4 इनसाइड द सेल आ जाए तो इनसाइड द सेल दे वर्क्स ऑन अ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ये किस चीज पे काम करते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, ठीक है। सो T3 T4 वर्क्स ऑन न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। क्लियर? अगेन रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस TRH रिलीज करके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH रिलीज करके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। थायराइड ग्लैंड जो है T3 T4 प्रोड्यूस करते हैं। अब इस T3 T4 को एक्शन करने के लिए रिसेप्टर चाहिए। रिसेप्टर कहां पे है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। बट न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे पहुंचने के लिए इसने इनसाइड द सेल जाना है और इनसाइड द सेल जाने के लिए इसके लिए ट्रांसपोर्टर्स होते हैं व्हिच आर MCT एंड OATP। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन T3 वर्सेस T4। ये T3 और T4 में असल में फर्क क्या है, ठीक है। सो याद रखिए, जो T3 है इट इज मोर पोटेंट, ठीक है, लेकिन T4 इट इज लेस पोटेंट। दूसरा, जो T3 है इट डू फास्ट एक्शन, ठीक है, फास्ट एक्शन करता है T3, और जो T4 है इट हैज स्लो एक्शंस।
ठीक है, स्लो एक्शंस। इसके अलावा जो हमारे पास T3 है, इट इज वेरी एक्टिव। T3 क्या है, बहुत एक्टिव होता है हार्मोन, लेकिन जो T4 है इट इज लेस एक्टिव। दूसरा जो T3 है, इसकी अगर हम हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ, तो T3 की हाफ लाइफ जो है ये शॉर्ट होता है। क्या होता है, शॉर्ट होता है। लेकिन जो T4 है इसका हाफ लाइफ लॉन्ग होता है, और बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी T4 इज यूज्ड एज अ pharmacological purposes, for pharmacological purposes। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को क्या हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, यानी डिक्रीज T3 T4 हो, तो उस पेशेंट को हम ड्रग फॉर्म में क्या देते हैं, T4 देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो T4 है इट इज स्लो एक्शन एंड लॉन्ग लाइफ, जो हाफ लाइफ है इसकी क्या है, लॉन्ग है, लेकिन जो T3 है इसका हाफ लाइफ शॉर्ट है। तो अगर हम ड्रग फॉर्म में देंगे तो हम चाहते हैं कि पेशेंट के ऊपर ये ज्यादा देर काम करे, इसलिए हम T4 को एज अ फार्माकोलॉजिकल पर्पस भी यूज करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास T3 है, ये सर्कुलेशन में लेस होता है। क्यों सर्कुलेशन में लेस होता है, क्योंकि इट इज अ फास्ट एक्शन, इट हैज फास्ट एक्शन, फास्ट एक्शन की वजह से सर्कुलेशन में लेस होता है। लेकिन अगर T4 को देखें तो सर्कुलेशन में ये हाई होता है, मोर होता है। ठीक है, व्हाई, बिकॉज इट हैज अ स्लो एक्शन। क्लियर अप टू दिस? So these are some basic differences between T3 and T4. T3 बहुत फास्ट एक्शन करता है, हाफ लाइफ इसकी कम है, सर्कुलेशन में कम होता है क्योंकि एक्शन ज्यादा करता है। ठीक है, इसके अलावा ये मोर पोटेंट होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन T4 जो है इस चीज के सारे अपोजिट है, लॉन्ग लाइफ, हाफ लाइफ है इसकी, बहुत स्लो एक्शन करता है, लेस पोटेंट है, इसके अलावा जो है लेस एक्टिव है, और सर्कुलेशन में बहुत हाई होता है क्योंकि ये यूज ही नहीं होता तो सर्कुलेशन में घूमता रहता है। क्लियर अप टू दिस? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल I will draw here a target cell. For example, this is target cell. ठीक है, टारगेट सेल, और ये है हमारे पास ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल एंड टारगेट सेल। गाइस रिमेंबर, मैंने यहां पे क्या लिखा है डिफरेंसेस में, कि सर्कुलेशन में, यानी ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड वेसल में सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन में T3 कम होता है लेकिन T4 ज्यादा होता है। लेट मी राइट इट हियर, T3 इज लेस देन T4 इन सर्कुलेशन। ठीक है, अब अगर T4 ज्यादा है तो जब कभी भी ये T4 सेल के अंदर जाता है, जब ये सेल के अंदर जाता है तो ये T4 ये भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू T3। ठीक है, यानी जब टारगेट सेल में T4 जाता है तो टारगेट सेल क्या करता है, इस T4 को कन्वर्ट करता है इनटू T3। अब सेल कैसे कन्वर्ट करता है, सेल इसके ऊपर एक एंजाइम छोड़ता है जिसका नाम है डीआयोडीनेज एंजाइम। ठीक है, सेल इस T4 को कन्वर्ट करता है T3 में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज डीआयोडीनेज। ठीक है, और याद रखिए कि जो हमारे पास ये कन्वर्जन होता है, दिस कन्वर्जनल फिनोमेना इज नोन एज पेरिफेरल कन्वर्जन। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल कन्वर्जन कहते हैं, यानी द कन्वर्जन इन विच T4 is converted into T3 with the help of an enzyme called deiodinase. Such conversion is known as peripheral conversion. Clear up to this?
ओके गाइस, नाउ लिसन टू मी। हमने थायराइड हार्मोन्स की रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी, कहाँ से रिलीज होते हैं, कैसे रिलीज होते हैं, कैसे सिंथेसाइज होता है, कौन रेगुलेट करता है, ठीक है, कौन से रिसेप्टर्स पे काम करता है, कैसे इनसाइड द सेल जाता है, ठीक है, T3 T4 में फर्क क्या है, सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने पढ़े हैं। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ थायराइड ग्लैंड व्हिच इज अबाउट द एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, कि ये जो थायराइड हार्मोन्स है ये कौन कौन से एक्शंस करता है, ठीक है। सो आई विल रिमूव इट। सो मैं इसको क्लियर करने लगा हूं। ओके गाइस, सो व्हाट आर द एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स? एक्शंस ऑफ T3। ये T3 में इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि जब भी T4 चाहता है कि वो भी कोई एक्शन करे तो वो भी पहले T3 में कन्वर्ट होगा फिर एक्शन करता है, ठीक है। सो इसलिए हम T3 लिखते हैं क्योंकि T4 एक्शन करता नहीं, एक्शन करने के लिए वो T3 में कन्वर्ट होता है। याद रखिए, नंबर 1 एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इट इंक्रीज BMR, ठीक है। ये हमारे पास बीमार को इंक्रीज करता है। व्हाट इज बीमार? बीमार इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। सो फर्स्ट काम है थायराइड हार्मोन का इज इंक्रीज बीमार। दूसरा, इट डू थर्मोजेनिक एक्शन। ये थर्मोजेनिक एक्शन करता है। थर्म मींस हीट, जेनिक मींस प्रोडक्शन। सो ये क्या करता है? हीट प्रोडक्शन करता है। यानी इसका मतलब है इट इंक्रीज बॉडी हीट, इट इंक्रीज बॉडी हीट। अब देखें, अगर हमारे पास T3 लेवल इंक्रीज होता है, इंक्रीज T3, सो देयर विल बी इंक्रीज हीट, यानी मोर हीट इन द बॉडी। और अगर हमारे पास T3 लेवल डिक्रीज होता है तो देयर विल बी डिक्रीज हीट, यानी लेस हीट इन द बॉडी। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। अब देखिए यहां पे, अगर कोई पेशेंट है एंड ही हैज अ इंक्रीज T3, इट हैज इंक्रीज T3, यानी थायराइड हार्मोन इंक्रीज है। जो थायराइड हार्मोन इंक्रीज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म, समझे इसको। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हमारे पास बॉडी हीट क्या होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज हीट किस चीज का? बॉडी का। तो जब बॉडी हीट इंक्रीज होता है ऑलरेडी, और उसके बावजूद आप हीटर के सामने बैठ जाएं, ऑलरेडी आपकी बॉडी गर्म है बिकॉज ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी बहुत गर्म है, क्योंकि हमने कहा कि इट डू थर्मोजेनिक एक्शन, और ऊपर से आप हीटर में बैठ जाए, तो क्या वो हीट आप बर्दाश्त कर लोगे? टॉलरेट कर लोगे आप उस हीट को? कभी भी नहीं। सो याद रखें, हाइपरथायराइडिज्म पीपल्स ऑलवेज intolerant to heat, यानी वो हीट इंटॉलरेंस होते हैं, वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इंटॉलरेंट टू हीट। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल डिक्रीज T3 है, यानी थायराइड हार्मोन डिक्रीज है, तो थायराइड हार्मोन जब डिक्रीज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो बॉडी का हीट है वो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन इंक्रीज करता है, तो जब डिक्रीज होगा हीट भी डिक्रीज होगा। सो देयर विल बी डिक्रीज हीट इन द बॉडी, और जब हीट डिक्रीज होगा तो बॉडी विल बी कूल्ड। एम आई राइट? बॉडी क्या होगी? कूल्ड होगी। अब ऑलरेडी बॉडी कूल्ड है और आप स्नोफॉल एंजॉय करने चले जाओ, तो क्या आप स्नोफॉल के अंदर जो वहां पे कूल्ड है, क्या उसको टॉलरेट कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब भी हमारे पास होम्योस्टेसिस ये काम करता है कि अगर बाहर का स्नोफॉल है, बाहर माहौल ठंडा है, तो वो हमारे बॉडी को गर्म करता है,
की, ताकि हम उसको बर्दाश्त करें उस कोल्ड को। अगर बाहर गर्मी है तो हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को क्या करती है, थोड़ा कूल रखती है ताकि इस हीट को हम टॉलरेट करें। लेकिन अगर दोनों, बॉडी भी गर्म बाहर माहौल भी गर्म, तो हीट इंटॉलरेंस। अगर बाहर माहौल भी ठंडा है और ऊपर से बॉडी भी ठंडा है तो हम तो और मसले में पड़ जाएंगे। सो याद रखिए, हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स आर ऑलवेज इंटॉलरेंट टू कोल्ड। ठीक है, सो ये दो चीजें याद रखें, हाइपरथायराइडिज्म हीट इंटॉलरेंस, hypothyroidism cold intolerance. Clear up to this? Very good. So these are the two function of thyroid hormone. Let me tell you about the third function या third action of thyroid hormone. याद रखें, thyroid hormones helps in metabolism. ये किस चीज में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। और मेटाबॉलिज्म के अंदर स्पेसिफिकली ये हेल्प करते हैं कैटाबॉलिक एक्शन, कैटाबॉलिक एक्शन करता है। ये मेनली कौन से एक्शन करते हैं, कैटाबॉलिक एक्शन करते हैं। ठीक है, अब कैटाबॉलिक का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर फॉर्म में क्या होता है, ग्लाइकोजन में फॉर्म में होता है। ये जो ग्लूकोज है स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन होता है। तो याद रखिए, ये ग्लाइकोजन की लाइसिस करता है, एट ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। कौन, ये थायराइड हार्मोन। कैटाबॉलिक एक्शन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, दूसरा, और जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा तो इट विल इंक्रीज ब्लड शुगर। सो ये क्या करते हैं, ब्लड शुगर को इंक्रीज करते हैं। दूसरा, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स की, तो ये क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस करता है। तीसरा, अगर हम बात करें लिपिड्स की, ठीक है, तो ये लिपिड्स की लाइपोलाइसिस करता है, यानी लिपिड को तोड़ते हैं, लाइपोलाइसिस। और जब लाइपोलाइसिस हो जाता है, देयर विल बी इंक्रीज फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, और जो इंक्रीज फ्री फैटी एसिड आएंगे तो इट विल इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, नंबर 4, अगर हम बात करें कोलेस्ट्रोल की, ठीक है, कोलेस्ट्रोल की, तो ये जो हमारे पास थायराइड हार्मोन है, इस कोलेस्ट्रोल की भी डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रोल की भी डिस्ट्रक्शन करता है। तो जब कोलेस्ट्रोल की डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, सो देयर विल बी लो कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई ना। तो डिस्ट्रक्शन हो गई तो कोलेस्ट्रॉल खत्म, तो लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, अब देखें, अगर कोई पेशेंट है हमारे पास किस चीज का, हाइपोथायराइडिज्म का, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, यानी पेशेंट है उसका थायराइड हार्मोन डिक्रीज है। तो जब थायराइड हार्मोन डिक्रीज होगा तो कोलेस्ट्रॉल की डिस्ट्रक्शन होगी, नहीं होगी। सो कोलेस्ट्रॉल लेवल विल बी इंक्रीज। In hypothyroidism patient, there is a increased cholesterol level. Why? Because thyroid hormones do destruction of cholesterol, but there is no thyroid hormone, so there will be no destruction. So जब destruction नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे? In the blood. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल विल बी इंक्रीजेस इन द ब्लड। अब याद रखें, जब कभी भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, so it produce certain diseases produce करता है। ठीक है, और डिजीजेस में मेनली किसको इफेक्ट करता है, हार्ट को इफेक्ट करता है। और ये हमारे पास एक कंडीशन करता है विच इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। ये कौन सा कंडीशन, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल काज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इफेक्ट हो सकती है। सो एथेरोस्क्लेरोसिस, hypothyroidism patients are mainly suffer from atherosclerosis because of the increased cholesterol level. अब दूसरा चीज,
हमेशा याद रखें, जब कभी भी पेशेंट्स आते हैं और आपके पास लैब रिपोर्ट लेके आते हैं और लैब रिपोर्ट में आप हाइपोथायराइडिज्म को नोट करते हो और फिर आप साथ में देखते हो तो देयर विल बी इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट के अंदर ऑलवेज देयर विल बी इंक्रीज हाइपोथायराइडिज्म। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। 4, ये कौन सा फंक्शन करते हैं? याद रखिए, ये जो थायराइड हार्मोन्स है, ठीक है, इट वर्क्स ऑन हार्ट, ये हार्ट पे काम करता है। और जब हार्ट पे काम करता है तो ये क्या करता है, हार्ट को इंप्रूव करता है, इंप्रूव फॉर द सर्कुलेशन ऑफ कैटेकोलामिन्स। ठीक है, ये थायराइड हार्मोन दिल पे काम करके दिल को क्या करता है, इंप्रूव करता है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ कैटेकोलामाइंस लाइक नॉरएपिनेफ्रिन। यानी ये नॉरएपिनेफ्रिन की सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जब नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास सर्कुलेशन में ज्यादा होगा तो इट वर्क्स ऑन अ रिसेप्टर नोन एज बीटा रिसेप्टर। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन किस रिसेप्टर पे काम करता है, बीटा रिसेप्टर्स पे काम करता है। और बीटा रिसेप्टर पे जब ये काम करता है तो ये हमारे पास क्या काम करता है, नंबर 1 इंक्रीज हार्ट रेट, दूसरा इट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, और तीसरा हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ओके, लेट मी रिपीट, नॉरएपिनेफ्रिन जो है, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन इसको सर्कुलेशन में इंप्रूव करने के लिए थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, हार्ट पे काम करते हैं। जब नॉरएपिनेफ्रिन की सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो ये नॉरएपिनेफ्रिन बीटा रिसेप्टर पे काम करते हैं, और जब ये बीटा रिसेप्टर पे काम करेंगे तो ये हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, और तीसरा हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी ये इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लिनिकल सिनेरियो, अगर हम बोले, ठीक है, कि पेशेंट है हाइपरथायराइडिज्म का, हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट है। अब अगर हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट है तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ इंक्रीज T3 T4 लेवल। ठीक है, इंक्रीज T3 T4 लेवल है, हाइपरथायराइडिज्म है। अब ये T3 T4 क्या करेगा, दिल पे काम करेगा, एपिनेफ्रिन की सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, सपोर्ट करेगा। तो जब ज्यादा T3 होंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन की सर्कुलेशन भी ज्यादा होगी, और जब नॉरएपिनेफ्रिन की सर्कुलेशन भी ज्यादा होगी तो देयर विल बी मोर हार्ट रेट, यानी जो हार्ट रेट है वो और भी इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, और हार्ट कंट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और याद रखिए कि ये इतने इंक्रीज हो जाती है, एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टॉर्म, एक कंडीशन है थायराइड स्टॉर्म। स्टॉर्म आपको पता है आंधी को कहते हैं, तो थायराइड मतलब थायराइड स्टॉर्म क्या है कि बॉडी के अंदर एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, मतलब कुछ लेवल तक इंक्रीज होते हैं, एक होता है कि बहुत हाईली इंक्रीज हो जाते हैं थायराइड हार्मोन, उसको हम क्या कहते हैं, थायराइड स्टॉर्म कहते हैं। तो जब बहुत हाईली इंक्रीज हो जाते हैं तो याद रखिए ये हमारे पास हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट कंट्रैक्टिलिटी बेइंतहा की इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग इसकी वजह से मर भी जाते हैं, मोर्टेलिटी चांसेस ज्यादा होते हैं थायराइड स्टॉर्म में बिकॉज ऑफ द दीज इंक्रीजमेंट इन हार्ट। ठीक है, अब देखें ऐसी कंडीशन में कि जब थायराइड स्टॉर्म हो तो हम चाहते हैं कि हम अपने हार्ट को नॉर्मल रखें। ठीक है, हम क्या करें, अपने हार्ट को नॉर्मल रखें, क्योंकि थायराइड स्टॉर्म में T3 T4 ज्यादा होते हैं और वो इन चीजों को भी इंक्रीज करता है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, अगर थायराइड हार्मोन इंक्रीज है तो होने दे, लेकिन हम अपने हार्ट को बचाते हैं कि इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम इस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेंगे।
हम क्या कर लेंगे, इस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेंगे। और याद रखें जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर हम यूज करते हैं, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, यानी वो एजेंट, वो ड्रग जो इस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, उसका नाम है प्रोप्रानोल, ठीक है। सो याद रखें इन थायराइड स्टम या हाइपरथायराइडिज्म वी यूज बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोल। अक्सर आपने देखे होंगे कि लोगों को थायराइड का मसला होता है लेकिन डॉक्टर ने उनको सजेस्ट की हुई होती है प्रोप्रानोल टेबलेट, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे यार दिल का मसला तो नहीं है, थायराइड का मसला है, फिर ये ड्रग क्यों देते हैं? बिकॉज दिस थायराइड हार्मोन इंक्रीज हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट कैटेगरी, दैट्स व्हाई टू प्रिवेंट हार्ट इश्यूज वी यूज बीटा ब्लॉकर। क्लियर? अब बीटा ब्लॉकर क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है बीटा रिसेप्टर पे काम करता है। तो अगर हम बीटा रिसेप्टर पे को ही ब्लॉक करें तो नॉरएपिनेफ्रिन आएगा, बीटा रिसेप्टर पे कोशिश करेगा कि इसको एक्टिवेट करे, बट वो एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको ब्लॉक किया होगा। तो जब ये एक्टिवेट नहीं होगा, देयर विल बी नॉर्मल हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट कैटेगरी। क्लियर अप टू दिस? Okay guys, so this was all about the thyroid gland. If you have any question, please write your question in the comment section. We will answer you. See you in the next chapter. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।